मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.5 सीखेंगे, जिसमें हमने पिछले मॉड्यूल में जो बेसिक जो हमने सर्किट्स देखे थे उसके कुछ और प्रॉपर्टीज हम एनालाइज करेंगे। तो आज है मॉड्यूल 5.5 जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट्स के बारे में कुछ और जानेंगे। तो पिछले मॉड्यूल में जैसा कि आपको याद होगा, हमने दो बेसिक सर्किट्स लिए थे। एक था रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज और दूसरा था रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज। तो जब हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को जब ऐसे सीरीज में लेते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं V0 ऑफ t और यहाँ पे इनपुट है Vi ऑफ t, तो हमने देखा था कि टाइम डोमेन में इस सर्किट का हम अगर इक्वेशन लिखेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के माध्यम से हम लिख सकते हैं, जिनको सॉल्व करना इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए तो आसान है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसकी जगह पे हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है मैथमेटिकली, और उसके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करें? तो जैसा कि हमने देखा था कि हम किसी भी लीनियर सर्किट एलिमेंट को हम इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो रहता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस बन जाता है 1/j⍵c और इंडक्टेंस बन जाता है j⍵l। तो अभी अगर इस सर्किट को हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम सर्किट का जो बेसिक टोपोलॉजी है वो तो वही रहेगा। यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस के जगह पे हम एक ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर में हमारा इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस यहाँ पे है R और इसका इम्पीडेंस है 1/j⍵c। तो अभी जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो इम्पीडेंस है ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है या क्या है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करते हैं और सिंपल जो V इक्वल टू IZ का एक्सप्रेशन यूज करके हम एनालाइज करते हैं। तो ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और जो इनपुट है वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपका ओम्स लॉ है वो बन जाता है V0 इज इक्वल टू I टाइम्स j⍵ इंटू Z, विच कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ j⍵। तो यहाँ पे अब अगर हम सिंपल इस रूल को अप्लाई करते हैं तो जैसा कि हमने देखा था पिछली बार, हमारा इनपुट आउटपुट का रिलेशन आता है V0/Vi in terms of j⍵ is equal to 1/j⍵c divided by R plus 1/j⍵c, which is equal to 1/1 plus j⍵RC। अब इसी की जगह पे अगर एक इंडक्टेंस की, अगर एक कैपेसिटेंस की जगह पे हमारे सर्किट में अगर एक इंडक्टर होता तो क्या होता? तो अगर इंडक्टर होता तो उसकी जगह पे ये हमारा जो एलिमेंट है ये हो जाता j⍵l। अगर इसकी जगह पे हमारे पास अगर एक इंडक्टर लगा होता तो इंडक्टर अगर लगा होता तो हमारा V0 ऑफ j⍵ बाई Vi ऑफ j⍵ बन जाता j⍵l डिवाइडेड बाई R प्लस j⍵l। अब देखते हैं कि ये हमारे जो दो एक्सप्रेशंस हैं V0/Vi के, एक RC सर्किट के लिए और दूसरा RL सर्किट के लिए, इनके प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन जो हमारा था RC सर्किट के लिए वो था V0/Vi इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस वाज इक्वल टू 1/1 प्लस j⍵RC। तो अब
ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम इसे सेपरेट करें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, या तो हम इसे लिखें मैग्नीट्यूड और फेज के टर्म्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक फेज भी होता है। तो यूजुअली जो हमारा सिस्टम्स एनालिसिस होता है उसमें हम ये वाला पार्ट यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज a प्लस जे बी, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फेज होगा tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। तो अभी के लिए हम फेज के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की वजह से उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं m विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ v नॉट ऑफ j ओमेगा बाई vi ऑफ j ओमेगा, वही सिंपल फॉर्मूला यूज करके ये हमारे पास आएगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब इसे हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आता है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा m। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m बिकम्स 1। और जब ओमेगा जब बढ़ता है फ्रॉम 0 तो जो डिनोमिनेटर है वो उसकी मैग्नीट्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीज होती है। तो ये जो 1 बाई दिस क्वांटिटी है इसकी वैल्यू मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी m की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो यानी कि हम अगर इस सिस्टम में कोई इनपुट दे रहे हैं कैपिटल X और उसका आउटपुट आ रहा है कुछ कैपिटल Y, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो लो फ्रीक्वेंसी, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, उनमें मैग्नीट्यूड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो इस सिस्टम के रिस्पॉन्स से मल्टीप्लाई होने के बाद में उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हाई वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए हमारा जो कैपिटल m है वो बहुत कम है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि v नॉट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई vi, यानी कि हमारे पास है मॉड ऑफ v नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स मॉड ऑफ vi। तो जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपिटल M की वैल्यू कम है उन फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑब्वियसली मॉड ऑफ v नॉट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यानी कि ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसीज को अनचेंज्ड छोड़ रहा है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस कर दे रहा है। तो ऐसे फिल्टर को हम कहते हैं लो पास फिल्टर। क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसीज को वैसा का वैसा छोड़ रहा है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस कर दे रहा है। अब देखते हैं कि जो हमारा आरएल सर्किट था उसमें क्या हो रहा था। इसे हम मिटा देते हैं। तो हमारा जो आरएल सर्किट था उसमें हमारा वी नॉट बाई वी आई इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन वॉज जे ओमेगा एल बाई आर प्लस जे ओमेगा एल। यानी कि इसके लिए जो m है फॉर आर एल सर्किट दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अब इसे एनालाइज करते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो इस फंक्शन को हम अगर देखें, यहाँ पे हम अगर ओमेगा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें सो दिस बिकम्स इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो ये फंक्शन है ये 0 पे ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे हम
MRL भी प्लॉट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे ये क्वांटिटी जो है ये मोनोटोनिकली बढ़ती है। तो जब हमारा ओमेगा जब बहुत हाई है तब हम इस आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर फॉर लार्ज ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा एल। तो न्यूमरेटर में भी ओमेगा एल है तो ओमेगा एल और ओमेगा एल आपस में कैंसिल होके हमारे पास यूनिटी आएगा। यानी कि फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ ओमेगा हम अगर यहाँ पे अगर एक एसिम्प्टोट अगर ड्रॉ करें, सिमिलरली यहाँ पे एक मॉड भी लगा दें क्योंकि हमारा ओमेगा जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ ओमेगा हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है ये जाके इस तरीके से एसिम्प्टोटिकली 1 हो जाता है। तो ये जो रेस्पॉन्स है ये है हमारा MRL के लिए, और ये जो हमारा रेस्पॉन्स पहले था ये था MRC के लिए। यहाँ भी हम RC लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो RL सर्किट है उस केस में लो फ्रीक्वेंसीज के लिए M की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज पे आउटपुट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो आउटपुट है वो इनपुट के ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हाई पास फिल्टर। क्योंकि ये सिस्टम लो फ्रीक्वेंसीज पे इनपुट को एटेन्युएट कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो सिस्टम है वो वैसे का वैसा ही रह रहा है। तो आरसी सर्किट और आरएल सर्किट एक तरीके से उल्टे तरीके से काम कर रहे हैं। आरसी सर्किट इज अ लो पास फिल्टर एंड आरएल सर्किट इज अ हाई पास फिल्टर। अब ये जो फिल्टर डिजाइन है ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज जितने सारे एंटीनास होते हैं, रेडार्स होते हैं, ये सारे ही इस फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में बाहर से एनवायरनमेंट से कई सारे फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल उस पर इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप जब किसी से बात करते हैं तो वो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होती है। तो इसी के लिए जो फोन का जो सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि फोन के एंटीना पे जितने सारे सिग्नल पड़ रहे हैं उनमें से वो बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को हटा देता है, सिर्फ उस एक फ्रीक्वेंसी को या उस छोटे से फ्रीक्वेंसी बैंड को रखता है जिसमें आपकी किसी से बात हो रही हो। तो ये जो फिल्टर का कॉन्सेप्ट है इस वजह से ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अभी जो हमने आपको ये एग्जांपल दिखाया ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप ऑलमोस्ट ट्रिवियल भी कह सकते हैं। पर जो दूसरे एडवांस्ड जो फिल्टर्स होते हैं, ऑल्दो उनके प्रॉपर्टीज और कई सारे और स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिल्टर्स का वो चाहे कितना ही एडवांस्ड क्यों ना हो जाए वो यही होता है। और एडवांस्ड फिल्टर्स भी इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के माध्यम से बनता है। तो आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फिल्टर्स का समझ में आ जाए तो आपको फिर आगे एडवांस्ड फिल्टर्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर होते हैं वैसे ही एक बैंड पास फिल्टर भी होता है। अब बैंड पास फिल्टर क्या होता है, जैसा कि आप इस नाम से समझ सकते हैं और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, तो बैंड पास फिल्टर दोनों ही लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज को एटेन्युएट कर देता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वो अलाउ करता है। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए एंटीना का, रेडार का, मोबाइल फोन का, इनमें सारे जो फिल्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बैंड पास फिल्टर होते हैं। तो ये था फिल्टर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम एलटीआई सिस्टम्स के बारे में और भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू।